देखिएगा आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीपीएससी 102 यानी बीपीएससी 102 की बात करेंगे। और इस वीडियो में लगभग मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। बुक का नाम रहेगा संवैधानिक सरकार और भारत में लोकतंत्र। इसमें हम लोग बात करेंगे। अगर मैं इस बुक की बात करूं तो भाई मेरे बुक में टोटल 13 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं जी? टोटल बुक में 13 चैप्टर हैं और 13 के 13 चैप्टर में से कह सकते हैं सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट को पढ़ेंगे, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी जहां से क्वेश्चन आ सकता है उन्हीं को करेंगे। टोटल 13 चैप्टर हैं और 13 के 13 यानी 13 के 13 चैप्टरों को देखेंगे। क्विक रिवीजन करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिएगा हमारा पहला चैप्टर क्या रहेगा? संविधान सभा का निर्माण। ठीक है भाई, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ इसकी हम लोग बात करने हैं। देखो एक चीज बताऊं कि भारत में जो संविधान सभा है उसको बनाने में अंग्रेजों की बहुत बड़ी भूमिका है। आप सबको पता होगा कि हमारा देश जो है वो अंग्रेजों का गुलाम हो गया था। भाई मेरे सबको पता है, इतिहास में आप सबने पढ़ा कि भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम हुआ। तो भारत के लोग जो है ना स्वतंत्रता को लेकर के, आजादी को लेकर के समय समय पर क्या करते थे? लोग आंदोलन करते रहते थे। ठीक है, और ये लोग भारत के लोग कहते थे भाई हमारे यहाँ पर भी संविधान सभा बननी चाहिए। यानी भारत के लोगों की मांग थी, यानी जैसे गांधी है, नेहरू है, पटेल हैं, इन लोगों की भाई डिमांड थी कि भारत में भी एक संविधान सभा बने, यानी एक ऐसा ग्रुप बने, एक ऐसे कमेटी, एक ऐसा संगठन बने जो भारत के लिए संविधान बनाए। और अंग्रेजों ने इस बात को पहले माना नहीं। वो कई बार अंग्रेज क्या करते थे, भारत में कई प्रकार के मिशन भेजते थे, यानी कई प्रकार के ऐसे ग्रुप समूह आते थे जो भारत में चेक करते थे कि भारत में संविधान सभा की बनने की परिस्थितियां कैसे हैं। तो अगर बात करूं तो भारतीय जो संविधान बनने की उत्पत्ति है, आप सबको बता दूं भाई मेरे कि अंग्रेज जो भारत पर शासन करते थे तो भारत के लिए ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है, भारतीय यानी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो भारत के लिए कानून बनाती थी। कहने का मतलब है कि भाई मेरे जब हमारा देश गुलाम था तो भारत के लिए कानून कौन बनाता था? अंग्रेजों की संसद में भारत के लिए कानून बनते थे। भाई मेरे ये कहा जा रहा है। और एक चीज बता दूं, अंग्रेजों की संसद ने भारत के लिए कानून बनाया जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है कि भारत में अंग्रेज कैसे शासन करेंगे, कैसे प्रशासन करेंगे और भारत में कैसे शासन प्रशासन होगा, इसको लेकर के 1935 में अंग्रेजों की सरकार यानी ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, यानी अंग्रेजों की जो संसद है, वहां पर भारत शासन अधिनियम 1935 पास हुआ था। और रहा उसके बाद अगर आप देखोगे तो भारत में जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक संगठन बना था जिसने भारतीय संविधान को कैसा बनाया जाए, मोतीलाल नेहरू और कुछ अन्य जो नेता लोग थे उन्होंने भैया शोध किया था और उन्होंने मिलजुल करके अंग्रेजों को एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसको नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। नेहरू मुखिया थे उसके। और ये नेहरू कौन है? जवाहरलाल नेहरू नहीं है, उनके पिताजी फादर थे मोतीलाल नेहरू। तो भाई मेरे मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजों को एक नेहरू रिपोर्ट सौंपी 1928 में। और उसमें कह सकते भारत का संविधान कैसे बने, भारत के लिए भारत को लोग कैसा संविधान चाहते हैं, इसको लेकर के अंग्रेजों को जो रिपोर्ट सौंपी गई थी उसको नेहरू रिपोर्ट बोला जाता है। यानी भाई मेरे भारत शासन अधिनियम 1935 जो बना, जो अंग्रेजों की पार्लियामेंट ने बनाया, और भारत में मोतीलाल नेहरू जो थे और भारतीय कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने एक संविधान की रिपोर्ट सौंपी थी अंग्रेजों को कि भैया भारत के लिए ऐसा संविधान बना दो। यानी कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस और कह सकते कि उसमें मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने मिल करके कह सकते एक रिपोर्ट बनाई थी, भारत के लिए ऐसा कानून बनाया, अंग्रेजों को दिया था। तो यहीं से कह सकते भारतीय संविधान की उत्पत्ति होती है। अगर आप देखोगे भारत का जो संविधान बना है उसमें भारत शासन अधिनियम 1935, भैया एक समय अंग्रेजों की संसद ने भारत के जो नियम कानून बनाए थे 1935 में, उसके कई सारे जो कानून है उसको आज हमारे भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। इसी तो कह सकते हैं राष्ट्रवादी लोगों ने, देशभक्त लोगों ने इस संविधान को मानने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था भाई कि ये फोटो कॉपी है, यानी ये जो संविधान तुमने बना रखा है तो नकल कर रखी तुमने अंग्रेजों की। और अंग्रेज भैया भारत पर कानून करने के लिए जो कानून बनाया था उसी के कानूनों को तुमने भारत में शामिल करवा दिया है। इसीलिए तो कह सकते हैं कई सारे नेताओं ने भारतीय संविधान पर आपत्तियां दर्ज की हैं। आपत्ति दर्ज करने का रीजन क्या था?
यही था भाई मेरे कि 1935 में अंग्रेजों की पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया था उसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1935। उसी में से आपने भारत का संविधान को निकाल रखा, उसी में से कई सारी चीजें आपने जोड़ दी, इसलिए इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया है। तो भैया मेरे भारत शासन अधिनियम और जो मोतीलाल नेहरू ने जो अंग्रेजों को रिपोर्ट दी थी, इसको बोला जाता भैया नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में क्या था भैया, भारत में संविधान बने तो कैसा संविधान बने, कैसे नियम कानून बने, यही नेहरू रिपोर्ट में लिखा था। ठीक है, यानी कांग्रेस के नेता मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने एक रिपोर्ट बना करके अंग्रेजों को दी। यहीं से कह सकते भैया मेरे भारत शासन अधिनियम 1935 और नेहरू रिपोर्ट से ही कह सकते भारतीय संविधान की उत्पत्ति हुई। अगला, अंग्रेजों ने संविधान सभा को बनाने को लेकर के कई सारे प्रपंड, यानी अंग्रेजों ने क्या नियम किए। देखो अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में क्रिप्स मिशन भेजा। क्या भेजा था? क्रिप्स। उसमें एक आदमी का नाम था भैया क्रिप्स। जब भारत में क्रिप्स मिशन आया, इसमें अंग्रेज थे और वो भारत में ये देखने आए थे भारत में संविधान सभा बनेगी तो कैसे बनेगी। और आप सबको पता होगा कि भारत में दो संगठन है, एक तो कांग्रेस है और दूसरा मुस्लिम लीग है। तो भैया मुस्लिम लीग के नेताओं से और कांग्रेस के नेताओं से कह सकते हैं अंग्रेजों ने आकर के भारत में बात की, क्योंकि भारत में बार बार आंदोलन हो जाता था, गांधीवादी आंदोलन कर देता था कि भारत के लिए अलग संविधान बने, भारत के संविधान सभा बने। भारत के लोग जो आंदोलन करते थे उसमें एक बड़ी मांग उठती थी कि भैया भारत के लिए आप एक संविधान सभा बनाओ। अंग्रेज इससे पीछे हट रहा था, तो अंग्रेजों ने मान ली बात कि भाई चलो हम ठीक है तुम्हारे लिए संविधान सभा बनाएगी जो भारत के लिए संविधान बनाएगी। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले क्रिप्स मिशन भेजा, और क्रिप्स मिशन में कह सकते कि अंग्रेजों के यहां से एक दल आया, समूह आया था जो भारत के कांग्रेस के नेताओं से बात की, और कह सकते भाई मेरे उन लोगों ने और मुस्लिम लीग के नेताओं से बात की। और क्रिप्स मिशन ने आगे जाकर के ब्रिटेन की पार्लियामेंट में रिपोर्ट दी कि भारत में संविधान सभा बननी चाहिए। फिर भारत में एक और मिशन आया, कुछ लोगों का और दल ग्रुप आया जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन नहीं कह सकते कि भारत में संविधान सभा बनेगी, और संविधान सभा पर आखिरी मोहर किसने लगाई? कैबिनेट मिशन ने लगाई। ठीक है, 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया, 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने बताया कि भारत में भैया जो संविधान सभा बनेगी उसमें कितने आदमी होंगे, कितने लोग होंगे, यानी कह सकते कि उसमें भारत शासित क्षेत्र से कितने होंगे, अंग्रेजी शासित इलाकों से, और हमारे देश में भैया देसी रियासतें भी चलती थी। आप लोगों ने सुना होगा ना, हमारे यहाँ पर रजवाड़े भी थे। एक बात बता दूं, अंग्रेज जब भारत पर शासन करता था ना तो पूरे भारत पर अंग्रेज शासन नहीं करते थे, कुछ इलाकों पर अंग्रेज शासन करते थे, कुछ इलाकों पर हमारे यहाँ पर देसी रियासतें शासन करती थी, जैसे मेवाड़ है, या कह सकते हो कि असम है या झांसी है। इस प्रकार से देसी रियासतें भी शासन करती थी। तो भाई मेरे देसी रियासतों को भी संविधान सभा में शामिल किया गया, और जो भारत शासन अधिनियम था उनके लोगों को भी संविधान सभा में। और एक बात बता दूं, संविधान सभा जब बनी उसमें जिन लोगों को चुना गया था ना, चुनाव के जरिए चुना गया था। ठीक, किसके जरिए चुना गया था भाई मेरे? भारत शासन अधिनियम, यानी भारत में संविधान सभा बनेगी, इसको लेकर के जब संविधान सभा बनी तो कह सकते उसके नेताओं को, जैसे नेहरू हैं, ठीक है, BR अम्बेडकर हैं, ठीक है, इन लोगों को कह सकते बाकायदा इलेक्टेड लोग चुन करके आए, इस लोग चुन करके आए थे संविधान सभा में। और फिर भैया संविधान सभा का क्या किया गया? चुनाव किया गया। तो थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर संविधान सभा को देखते हैं कि भाई संविधान सभा का चुनाव कैसे किया गया। जैसे मैंने बताया ना कि भाई मेरे जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में आया था। इसमें एक आदमी का नाम था क्रिप्स, सर स्टोफोर्ड क्रिप्स था, वही आया था। और क्रिप्स मिशन ने बोला था कि भारत को एक प्रभुत्व दर्जा वाला देश बना दो, और भारत में प्रांतीय और राज्यों को मिलाकर के एक संघ बना दो, और भारत में निर्वाचित संविधान बने, भारत के लिए एक संविधान बनाओ। ऐसी बातें भैया क्रिप्स मिशन ने कहा। और भारत में फिर भैया मेरे कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन ब्रिटिश शासन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेदों को दूर करने था। कैबिनेट मिशन के लोग आए थे क्योंकि भैया मुस्लिम लीग और कांग्रेस वाले लड़ते रहते थे, क्योंकि उसी समय मुस्लिम लीग ने भैया अगला यानी पाकिस्तान का नारा दे दिया गया था। मुस्लिम लीग के लोग अड़े थे कि भैया अलग पाकिस्तान बनेगा, और ये सारी बातें होती। जब कैबिनेट मिशन आया तो इसमें 3 लोग आए थे, और इन लोगों ने बोला, और एक कैबिनेट मिशन कब आया? 16 मई 1946 को इंग्लैंड से भारत कैबिनेट मिशन आया, और इन्होंने एक प्रकार से भारत में कह सकते कि भारत एक संघ बनेगा और भारत के लिए संविधान सभा बनेगी, इसका प्रस्ताव जाकर के इन लोगों ने इंग्लैंड में दिया। किसने दिया भैया? कैबिनेट मिशन ने दिया।
और कैबिनेट मिशन के बाद भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। भारत में जो संविधान सभा बनी उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सदस्य उसमें रहे। ठीक है, अगर हम बात करें 6 दिसंबर 1946 को अंग्रेजों की सरकार ने एक विवरण प्रस्तुत किया जिसमें दो विभिन्न क्षेत्रों में दोनों यानी भारत में संविधान सभा बनेगी, और मुस्लिम लीग ने कह सकते भैया संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया गया था, और मुस्लिम लीग के बिना ही कह सकते संविधान सभा बनाई गई है। पहले कह सकते जब संविधान सभा बनी ना उसमें ज्यादा मेंबर थे, बताते 350 से ज्यादा मेंबर है संविधान। बाद में संविधान सभा में 299 मेंबर बचे। क्यों? क्योंकि जब पाकिस्तान अलग हो जाता तो पाकिस्तान की संविधान सभा अलग बन जाती है। ठीक है, और भारत की संविधान सभा अलग है। पहले संविधान सभा एकजुट थी क्योंकि पाकिस्तान नहीं बना था, और जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान की संविधान सभा अलग बनी, और भारतीय संविधान सभा में कितने लोग बचे भैया? 229 लोग बचे थे। और भारत में जो संविधान सभा बनी वही संविधान सभा आगे चल करके भारत के लिए संविधान बनाती है, और सारी चीजों को बात यहां पर की जाती है। संविधान सभा ने आप सबको बता भाई जिसने भाई भारत का समय, और भारतीय संविधान सभा में कुछ लोग जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, पी सीतारमैया, एन के अय्यर या एम के मुंशी और बी आर अम्बेडकर और सत्यनारायण सिन्हा, एक कह सकते संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों का मैंने आपको नाम बताया। ये सभी लोग संविधान सभा में शामिल रहे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा को लेकर के काफी सराहना की जाती है क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। अगर संविधान सभा की बात करूं, संविधान का जो निर्माण हुआ 1946 से लेकर के 1949 तक हुआ, यानी 1946 से लेकर के 1949 तक संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान बनाया। संविधान सभा ने पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 से शुरू करती है और इसमें सभी 296 सदस्यों ने भाग लिया। ठीक है, अगर बात करें, और मुस्लिम लीग ने भैया इसका बहिष्कार कर दिया था। और बाद में कह सकते भैया जब पाकिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान की जो संविधान सभा थी वो अलग बन गई थी, आप सबको पता ही होगा, अलग पाकिस्तान बन गया था। ठीक है, तो इस संविधान सभा बनाई जिसने भारत के लिए संविधान बनाया। और संविधान में उन्होंने अगर भारत के संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान की कई सारी विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है? भारत को संसदीय शासन प्रणाली दी गई, भारत में मौलिक अधिकारों की बात की गई। ठीक है, भारत को कह सकते हो कि भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल किए गए। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों को शामिल किया है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान ने भैया सबको वोट डालने का अधिकार दिया और पृथक निर्वाचक जो था उसको समाप्त कर दिया गया। और भारत में गुप्त मतदान की बात यहां पर की गई और सभी लोगों को बराबर मत दिया गया, महिलाएं भी वोट डाल सकती थी। ये भारतीय संविधान की कह सकते खास तौर से विशेषता है। और पहले चैप्टर से कह सकते जो मैंने आपको बताया है इसमें से काफी क्वेश्चन अगर आएगा तो इसी में से आपसे पूछा जा सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर भैया दूसरा क्या रहेगा? दार्शनिक आधार। भारतीय संविधान सभा का दार्शनिक आधार क्या? भारतीय संविधान का दर्शन क्या है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता भैया। भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार बताओ। देखो, भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार वह है जो वैचारिक और नैतिकता है। भारतीय संविधान की संरचना में यानी भारतीय संविधान जिस पर टिका हुआ है वही दार्शनिक आधार है उसका। ठीक है, जैसे भारतीय संविधान की अगर आप देखें भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है, तो भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है यानी जिसको उद्देशिका बोलते हैं उसको कैसे भारतीय संविधान का भैया दार्शनिक आधार है, जिसमें कहा जाता ना कि हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बोला गया ना। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। इसमें संविधान की मूल दार्शनिक मान्यता है। भारतीय संविधान भैया सार्वभौमिक है। भारतीय जो संविधान है ना पूरे देश में एक बराबर है, सबके लिए बराबर है। भारतीय जो संविधान है उसका दार्शनिक आधार क्या भैया? समाजवाद। भारतीय जो संविधान है वो क्या मानता भाई मेरे? समाजवाद को मानता है, यानी आर्थिक और सामाजिक समानता की बात करता है। भारतीय जो संविधान है वो क्या भैया? धर्म निरपेक्षता की बात करता है, यानी भारतीय जो संविधान है वो किसी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता, हिंदू मुसलमान के आधार पर सभी धर्मों को बराबर मानता है। यानी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं, भारत का कोई सरकारी धर्म नहीं है, भारतीय राज्य जो है सभी धर्मों को बराबर मानता है। भारतीय संविधान का जो दार्शनिक आधार है वो भाई मेरे है लोकतंत्र। भारतीय संविधान में अगर आप देखो तो भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई है जिसमें लोगों का शासन यानी जनता के द्वारा
जनता के लिए शासन चुना गया, यानी भारतीय संविधान में जो सरकार बनती है वो चुन करके सरकार बनेगी। भारतीय संविधान को भारतीय संविधान में क्या बताया गया, इसको बताए भारत भैया गणराज्य है। क्या, यानी राज्य का प्रमुख जनता है, ना कोई निर्वाचित राजा, यानी भारत में जनता ही हमेशा सरकार को चुनेगी, यहाँ पर कोई राजा वाजा नहीं होता, वंशानुगत नहीं। भारतीय संविधान का अगर दार्शनिक आधार की बात हो, भारतीय संविधान में अगर आप देखोगे तो खास तौर से न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई है। भारतीय संविधान के अगर हम आधार की बात करें, ठीक है, अगर आप आधार की बात करोगे तो भारतीय संविधान में भाई मेरे मूल अधिकार दिए, मौलिक अधिकार दिए। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, जीवन के अधिकार को देता है। भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार भैया नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में कह सकते कि भाई नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, सबको समान वेतन, आर्थिक असमानता को समाप्त करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सबके लिए प्रदान करना, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत है। भारतीय संविधान की विचारधारा क्या है, तो भैया मेरे जो भारतीय संविधान है ये डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी नेताओं के विचार के द्वारा बना गया संविधान है। भारतीय संविधान क्या है, तो भारतीय संविधान भैया धर्मनिरपेक्ष है, अहिंसक है, सहिष्णुता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व है। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार की बात करता है। भारतीय संविधान जो है संसदीय लोकतंत्र और कानून के शासन की बात करता है। तो भारतीय संविधान का भैया यही क्या है, दार्शनिक आधार है, यानी भारतीय संविधान किस पर टिका हुआ है, जो मैंने आपको सभी बातें बताई, यही क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है वो इसका दार्शनिक आधार बनेगा। और भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है, इसको लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन भाई मेरे पूछे जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो यही लिख करके आना। अगला चैप्टर देखिएगा, चैप्टर नंबर भाई हमारा तीसरा क्या रहेगा, प्रस्तावना। ठीक है, तो भारत का जो संविधान बना उसमें एक प्रस्तावना है, और प्रस्तावना में क्या क्या बातें की गई उसकी हम लोग बात करेंगे। देखो अगर बात करूं तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसको उद्देशिका बोला जाता है, जिसको प्रियम्बल बोला जाता है। ठीक है, यह संविधान में उद्देश्य, आदर्श और दर्शन को बताती है। और संविधान की आत्मा किसको बोला गया, प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है, कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, यानी भारतीय संविधान कहता कि भारत जो है ना एक संप्रभु देश है। प्रस्तावना में क्या बोला गया भाई, भारत को, भारत एक संप्रभु देश है, भारत कोई गुलाम देश नहीं है, या कोई दूसरा देश भारत को आदेश नहीं दे सकता उसको क्या करना है या क्या नहीं करना है। भारत जो है वो संप्रभु देश है, वो कोई भी फैसले, कोई भी डिसीजन ले सकता है, स्वतंत्र है। भारतीय प्रस्तावना, भारतीय संविधान में क्या बताया गया, भारत जो है समाजवादी देश है, भारत में सामाजिक आर्थिक समानता की बात की गई है। समझ गो, भारत कैसा देश है, समाजवादी देश है, भारत को बताया गया। भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष है, यानी भारत में धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया। भारत क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को क्या बताया गया भैया, लोकतांत्रिक देश, यानी भारत में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और भारत की जनता वोट डाल करके सरकार को चुनती है और सरकार का चुनाव करती है। ये लोकतंत्र बताया। भारत गणराज्य है। भारत जो है, भारत में एक केंद्र सरकार और अलग अलग राज्य सरकारें होंगी, भारत को गणराज्य के रूप में बनाया गया है। भारत यानी राज्यों का संघ है। अगर आप देखो भारत में एक केंद्र सरकार है और कई सारे हमारे राज्य होते हैं, इसको बोलते हैं भैया यानी भारत जो है गणराज्य के रूप में बताया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बताया गया कि भारत जो है, भारत में न्याय की स्थापना की गई है। किस आधार पर भारत में न्याय है, सामाजिक न्याय होगा, समाज में गैर बराबरी नहीं होगी, समाज में सबको बराबर माना जाएगा। भारतीय संविधान कहता कि भारत में आर्थिक आधार पर समानता है, राजनीतिक आधार पर समानता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता और हर व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, अपने धर्म की पूजा कर सकता है, इसका छूट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया भारत में भैया समानता के अवसर हैं, सबको बराबर अधिकार दिया जाता है, और भारत में भाई मेरे आगे बढ़ने के सबको बराबर अवसर हैं। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को समाजवादी देश बताया गया, यानी भारत में भैया समाजवाद है। भारत में कह सकते एक प्रकार से, यानी हमारे देश में अगर आप देखोगे तो भैया आर्थिक आधार पर बराबरी
करने की बात की गई है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में जो है हिंदू और मुसलमान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों को बराबर मानता है। ठीक है। भारतीय संविधान में भारत को समाजवादी देश बताया गया, जैसे आर्थिक और सामाजिक आधार पर समानता रहेगी। भारत क्या पंथ निरपेक्ष देश है। भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। किसी भी धर्म को राज्य का धर्म नहीं बताया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत में लोकतंत्र होगा। भारत की सरकार जो जनता के द्वारा चुनी जाएगी। भारत को गणराज्य बताया गया। न्याय रहेगा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है। तो भाई यही क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को समाजवादी देश बताया गया, धर्मनिरपेक्ष बताया गया और भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सभी देश के लोगों को हमेशा काम करना है। हमारे देश की जो स्वतंत्रता है, जो राष्ट्रीय एकता है, जो अखंडता है, इसको बनाए रखना सभी देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है। भारत एक समाजवादी देश है, यानी भारत में आर्थिक समानता की बात की गई, सामाजिक समानता की बात की गई है और भारत धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, यानी एक सेकुलर कंट्री है। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस प्रकार की बातें की गई हैं। ठीक है, जिसको हम लोग प्रियम्बल बोलते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अगला चैप्टर बताता हूं, जो नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 4 क्या रहेगा, मौलिक अधिकार। यानी भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए। अगर मौलिक यानी इसी को मूल अधिकार बोलते हैं और इसी को भाई मेरे हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। तो भारतीय संविधान में आप लोग कह सकते हो कि भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं और ये अधिकार हर नागरिक के लिए बराबर हैं। नागरिकों को सुरक्षा, स्वतंत्रता और अच्छा जीवन जीने के लिए ये सभी अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। कौन कौन सा अधिकार दिया भाई मौलिक अधिकार में? पहला अधिकार है भाई मेरे समानता का अधिकार। क्या है? समानता। नहीं भाई सभी बराबर हैं। भारतीय संविधान धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भारतीय संविधान में भैया किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान सभी को बराबर मानता है। यही समानता का अधिकार है। जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है कि आप सभी बराबर हैं, जिसे नौकरियों में समानता है। ठीक है, और धर्म, लिंग, जाति आधार इस आधार पर किसी प्रकार का भेद बने, यानी भारतीय मौलिक अधिकार में पहला अधिकार कौन सा भैया? समानता का, यानी सबको बराबरी का अधिकार है। दूसरा अधिकार कौन सा भैया? स्वतंत्रता का अधिकार है। दूसरा मौलिक अधिकार क्या भाई मेरे? स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। क्या है? अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता, यानी भारत में हर कोई व्यक्ति भैया स्वतंत्र है। क्या स्वतंत्र है? बोलने की स्वतंत्रता है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, रोटी रोजगार करने की स्वतंत्रता है, जमीन वमीन खरीदने की स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता है, यानी इसी को बोलते हैं, इसमें एक स्वतंत्रता है बोलने की आजादी, जिसको हम लोग बोलते हैं भैया अभिव्यक्ति की आजादी। तो किसकी स्वतंत्रता है? बोलने की स्वतंत्रता। हर कोई व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर सकता है, ये स्वतंत्रता है। ठीक है, यानी भारतीय संविधान जो है ना अपने नागरिकों को राइट टू फ्रीडम देता है। आप बोल सकते हैं, आप बिना हथियारों के कहीं पर भी जाकर के धरना प्रदर्शन कर सकते हैं परमिशन लेकर के। स्वतंत्रता क्या है? घूमने फिरने की स्वतंत्रता है स्वतंत्रता में। और किसकी स्वतंत्रता है? आप कोई भी नौकरी रोटी रोजगार कर सकते हैं, आप कहीं पर भी जमीन खरीद सकते हैं। इस सब की स्वतंत्रता भारतीय संविधान देता नागरिकों को, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अगला तीसरा भैया शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब क्या है कि भाई भारतीय संविधान कहता है कि अगर 14 वर्ष से कम बच्चे हैं, अगर उनसे काम करवाया जाता है, बाल मजदूरी मानी जाएगी। अगर कोई माँ बाप या कोई व्यक्ति 14 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ उनको काम करवा रहा है तो इसको बाल मजदूरी मानी जाएगी और इस शोषण माना जाएगा। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नौकरी पर नहीं रखा जा सकता है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार इसी की बात की गई है। राइट अगेंस्ट टू एक्सटॉर्शन का मतलब है अगर कोई व्यक्ति अगर 14 साल से कम बच्चे का और 18 साल से कम बच्चे का अगर नौकरी करवा रहा है, काम करवा रहा है, इसको बाल मजदूरी माना जाएगा और इसके खिलाफ उस व्यक्ति पर कानून और मुकदमा चलेगा। यही भैया शोषण के विरुद्ध अधिकार है।
और शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24 में है, जिसमें कोई भी आदमी ना, कोई 14 साल से कम बच्चे भैया खतरनाक जो केमिकल वाली कंपनियां होती है ना उसमें काम वाम नहीं कर सकते हैं, ये कहा गया है। अगला कौन सा अधिकार है? चौथा मौलिक अधिकार है भाई मेरे स्वतंत्र धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। अगला मौलिक अधिकार कौन है? धार्मिक स्वतंत्रता। यानी भारत में हर कोई व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी धर्म का पालन कर सकते हैं, किसी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यही है भाई मेरे धार्मिक स्वतंत्रता। आप अपने धर्म को भी बदल सकते हैं, आप किसी धर्म का मान सकते हैं, आप किसी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किसी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप दान पुण्य कर सकते हैं। यानी आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। धर्म के लिए आप कोई स्कूल कॉलेज भी खोल सकते हैं। यही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। अगला मौलिक अधिकार क्या भाई हमारे? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति क्या है? भारत में जो अल्पसंख्यक है, जैसे मुसलमान है, ईसाई हैं, सिख हैं, ये सभी लोग अपनी संस्कृति, सभ्यता, कल्चर को बचाने के लिए कोई स्कूल कॉलेज या कोई संस्थान खोल सकते हैं। यही सांस्कृतिक मौलिक अधिकार है। शिक्षा संबंधी अधिकार में किया कि भैया 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे को फ्री शिक्षा दी जाएगी। राइट टू एजुकेशन हर बच्चे का मौलिक अधिकार है भैया, उसको शिक्षा मिले। तो पांचवा अधिकार कौन सा है मूल अधिकार में? संस्कृति और शिक्षा अधिकार। यानी भैया एजुकेशन राइट्स, यानी 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को एजुकेशन मिलेगी। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है ये अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 में कहा गया है कि भाई जैसे मुसलमान है, उनकी भाई अलग संस्कृति है, उनकी अलग सभ्यता है, तो उसका पतन ना हो जाए इसलिए वो अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए काम कर सकते हैं। ईसाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ये सभी लोग अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इनको मौलिक अधिकार, संस्कृति का अधिकार दिया गया है। जो अल्पसंख्यक हैं, शिक्षा संबंधी अधिकार, भाई 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे को पढ़ाना है, यही शिक्षा का अधिकार है। ये खास से 5वां मौलिक अधिकार है। छठा मौलिक अधिकार है भैया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में छठा मौलिक अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान में जो अधिकार मिले हैं, इन सभी अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर कोई मुकदमा है तो या तो उसको हाई कोर्ट में या तो सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई हो सकती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से नीचे कोई भी अदालत मौलिक अधिकारों को लेकर के सुनवाई कोर्ट में नहीं कर सकती हैं। और मौलिक अधिकारों को लेकर के संविधान, सुप्रीम कोर्ट इसकी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करेगा। और मौलिक अधिकार को लेकर के आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं भैया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं न्याय पाने के लिए। तो ये 6 मौलिक अधिकार कह सकते हैं भाई मेरे भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। और वही मैंने आपको 6 अधिकार इसमें आपको बताया है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर बताता हूं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 5 क्या रहेगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखो ऐसा है भाई मेरे कि जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो उस समय मौलिक अधिकार तो नागरिक को दे दिए गए कि भाई नागरिक को मौलिक अधिकार तो मिल गए तुरंत के तुरंत संविधान जब बना। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें थी, ऐसे बहुत सारी चीज जो थे जो तुरंत नहीं दिए जा सकते थे, आने वाले समय में उसको दिया जाएगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब है कि राज्य को यानी ये आदेश दिया गया कि आने वाले समय में नागरिकों को ये सारे अधिकार आने वाले समय में दिए जाएंगे। अगर एग्जांपल बताऊं भाई मेरे, जब हमारे देश का संविधान बना ना, तब भारत में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायतों को नहीं बनाएगा, लेकिन बाद में अगर आप देखोगे तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है डीपीएसपी में है, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यानी राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि आने वाले समय में राज्य नागरिकों को इन प्रकार की सुविधाएं देंगे। उसी को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है। और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, संविधान का भाग 4 में अनुच्छेद 35 से 51 तक इसको कहा गया है। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसको डीपीएसपी बोला जाता है। भारतीय संविधान में राज्य को नीति निर्धारण और शासन को चलाने के लिए कुछ मार्गदर्शन दिया गया है।
ये आधिकारिक रूप से यानी राज्य इनको देगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन राज्य जैसे जैसे आगे बढ़ेगा धीरे धीरे करके राज्य जो हैं ये सारे नियम कानून बनाएंगे। तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है अनुच्छेद 36 से 51 तक कहा गया है, और नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ना, इनका काम है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है खास तौर से एक कैसे हैं, ये खास तौर से अगर आप जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, अगर मैं बात करूं तो जैसे अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य सामाजिक व्यवस्था में समानता और न्याय को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 39 में कहा गया कि समान रूप से धन का सामुच्य वितरण होगा, भैया सबके पास धन बराबर हो। अनुच्छेद 40 में कहा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था बनेगी, जो बाद में भारत में पंचायती राज व्यवस्था बनी गई। अनुच्छेद 41 में कहा गया था भारत में शिक्षा और जन सहायता को लेकर के नागरिकों का अधिकार मिलेगा। काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और जन सहायता का अधिकार लोगों को मिलेगा। देखो भाई, जब देश आजाद हुआ ना तब शिक्षा का अधिकार नहीं मिला, बाद में जाकर के शिक्षा का अधिकार मिला। श्रमिकों की स्थिति में सुधार राज्य करेगा, ये संविधान जब बना तब नहीं मिला, बाद में जाके मिला। ठीक है। अनुच्छेद 42 में बताया गया कि मातृत्व लाभ और श्रमिकों की स्थिति में सुधार। मातृत्व लाभ का मतलब यानी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए सरकार तमाम तरह की योजनाएं चलाएंगी। भाई मेरे, जब हमारा देश आजाद हुआ ना तब गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार ऐसा कुछ नहीं करती थी, लेकिन आज गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार काम कर रही है। तो अनुच्छेद 42 में कहा गया था जो मातृत्व लाभ है यानी जो मां बनने वाली महिला है सरकार उनको बेनिफिट देगी। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनेगा। ऐसा नहीं कि हिंदू के लिए अलग कानून है, मुसलमान के लिए अलग कानून है, सिख जैन पारसी के लिए अलग कानून है। अनुच्छेद 44 में कहा गया कि भारत में समान नागरिक संहिता यानी बनेगी, यानी सबके लिए बराबर कानून बनेगा। इसी को यूसीसी बोला जाता है ना, जिसको खास तौर से बात की जाती है। अनुच्छेद 45 में कहा गया था 6 साल के जो बच्चे उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। बाद में देखो जब देश आजाद हुआ भैया तब बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नहीं मिली, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया था कि भाई 6 साल से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना। तुरंत तो नहीं दिया गया लेकिन बाद में दिया गया। अनुच्छेद 48 में पशु हत्या को निषेध बताया गया। भारत में भैया पशु हत्या ना हो, लेकिन आज भी पशु हत्या हो रही, लेकिन इसके लिए अभी कानून नहीं बन पाया है। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों में पशु हत्या की मनाही की गई। कृषि सुधार, भारतीय राज्य कृषि में सुधार करेंगे। जब देश आजाद हुआ तो देश के पास इतना पैसा नहीं था, इतना धन नहीं था कि भाई भारत कृषि सुधार करे, लेकिन बाद में कृषि सुधार किए गए हैं। अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, भारत जो है पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा के लिए काम करेगा, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया। तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक, देखो मौलिक अधिकार तो नागरिकों को संविधान बनते ही मिल गए, लेकिन जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे वो तुरंत नहीं दिए गए, और बोला गया कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे राज्य तरक्की करेंगे, वैसे वैसे ये अधिकार भी नागरिकों को प्रदान कर दिए जाएंगे, ये अधिकार भी नागरिकों को दे दिए जाएंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं भाई मेरे नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत भी आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है भाई मेरे इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला चैप्टर देखिएगा, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 6 क्या है आपका, मौलिक कर्तव्य। देखो भाई, भारतीय नागरिकों को तो भाई मेरे बहुत सारे अधिकार तो मिले, 6 मूल अधिकार मिले आपको, लेकिन उसके साथ साथ भैया आपका कर्तव्य भी है। ऐसा थोड़ी भैया आपको अधिकार तो मिल गया तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। और कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं भैया, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। यानी आपको अगर 6 अधिकार मिला तो आपको 11 मौलिक कर्तव्य भी बताए गए, यानी इसको बोलते हैं ड्यूटी। ठीक है। और राइट, भाई राइट के साथ साथ ड्यूटी भी आती है। तो भाई भारतीय नागरिकों की क्या जिम्मेदारी है, भारतीय नागरिकों को क्या कहा गया है, तो भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, यानी हम लोगों की क्या जिम्मेदारी एक नागरिक होने के कारण। जैसे बोला गया कि भाई भारतीय नागरिक सभी का भैया काम है, पहला मौलिक कर्तव्य हमारा भारतीय संविधान का सम्मान करो, और भारतीय संविधान में जो राष्ट्रीय संस्थाएं उनका सम्मान करो, भारतीय राष्ट्रगान का
भारतीय तिरंगे का सबको सम्मान करना ही हमारा मौलिक अधिकार है। भैया हमारे देश में जो संविधान है उसका सबको सम्मान करना है, हमारे राष्ट्रीय तिरंगे का सम्मान करना है और हमारे राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है, हमारी पहली जिम्मेदारी है। दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है भैया राष्ट्रीय स्वतंत्रता के जो आदर्श हैं उनका, हमारा जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम चला जिसमें गांधी, नेहरू, पटेल, इनके विचारों को मानना है, इनका अनुसरण करो। ये हमारी भैया यानी कह सकते कि एक आपका दूसरा मौलिक कर्तव्य है, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो नेता थे उनके विचारों को अपनाना है, ये हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है। तीसरा मौलिक कर्तव्य है भाई भारत की स्वतंत्रता, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना है। सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि देश की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता को एक रखना है, ये सभी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। अगला मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करें। हमारा मौलिक कर्तव्य भैया हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि देश की रक्षा करें और जब भी जरूरत पड़े देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहें। क्या बोला गया? ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि भाई मेरे हमेशा देश की सेवा के लिए तैयार रहो और जब भी जरूरत पड़े तो आपको देश की सेवा करनी है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। पांचवा मौलिक कर्तव्य क्या है? कहा गया भैया जनता के बीच में भाईचारा बनाए रखें, किसी के साथ भी धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना करें। भारतीय मौलिक अधिकार में कहा गया भैया महिलाओं का हमेशा आदर व सम्मान करें। क्या कहा गया? महिलाओं का आदर व सम्मान करो, देश की जनता में भाईचारा बनाए रखो, सभी धर्मों को बराबर मानो, सबके साथ मिलजुल करके रहो। ये हमारा क्या भैया मौलिक, एक प्रकार से कह सकते हो कि क्या आपका मौलिक कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है। अगला क्या? और अगला मौलिक कर्तव्य क्या है? हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति को बनाए रखना है। भारतीय नागरिकों की जिम्मेदारी है, हमारा मौलिक कर्तव्य है कि जो हमारी संस्कृति है, हमारा खान पान, हमारा पहनावा, हमारे रीति रिवाज, हमारी पूजा पद्धति, इसको बनाए रखना जरूरी है। ये भी हमारा भाई मेरे मौलिक कर्तव्य है। अगला सातवां हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण की रक्षा करो। पर्यावरण की रक्षा करना भी हमारा भाई मेरे मौलिक कर्तव्य है। यानी कहने का मतलब हमारे यहाँ, हमारे देश में जो जंगल हैं, जो झील है, जो नदी है, इनकी रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगला हमारा मौलिक कर्तव्य, हमारे देश में जो वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिकों का आदर व सम्मान करो। भाई हमारे देश के जो वैज्ञानिक दिन रात मिसाइल बना रहा है, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन बनाई, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो रॉकेट बना रहे हैं, जो मिसाइलें बना रहे हैं, जो देश की रक्षा कर रही हैं, तो हमारे देश के नागरिकों ने, हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं उनका भैया हमेशा सम्मान करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। देश की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करना है। देश की कोई भी जो पब्लिक प्रॉपर्टी की हमेशा सुरक्षा करना है भाई मेरा हमारा मौलिक कर्तव्य है। जैसे आप रेल में जाते हो तो भैया रेल की आपको संपत्ति की सुरक्षा करना, ये नहीं कि बल्ब निकाल ले गए और लैट्रिन यानी ट्रेन में लैट्रिन का डिब्बा भागा उठा ले गए, ऐसा नहीं करना है। आप जैसे स्कूल में जाते हो, सरकारी स्कूल में जाते हैं, नहीं कोई स्कूल का पंखा खोल ले गए, ऐसा नहीं करना है। कि भैया जो सरकारी संपत्ति उसकी रक्षा करना क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य है। और हमारा मौलिक कर्तव्य यह भी है कि भाई समाज में हिंसा ना करो, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। 10वां हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है कि हमेशा अपने ऊंचे विचार रखो और सदैव देश के ऊपर रखो। ये यानी सभी नागरिकों को क्या करना चाहिए, हमेशा अपने विचार को अच्छे रखें और हमेशा देश के लिए सोचें और राष्ट्र की उन्नति में हमेशा योगदान दें, भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगला हमारा मौलिक कर्तव्य भैया कि 6 साल से अगर 14 साल के बच्चे हैं तो उनको जरूर पढ़ाओ। 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य है कि अगर आप माता पिता हैं, अगर आपका बच्चा 6 साल से 14 वर्ष का है तो भैया बच्चों को शिक्षा आपको जरूर देना है। ये 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को दिए गए हैं। भैया तिरंगे का अपमान करो, झंडे का सम्मान, तिरंगे झंडे का सम्मान करो, राष्ट्रगान का सम्मान करो, महिलाओं का सम्मान करो और हमारी आजादी की लड़ाई की जो नेता है उनका सम्मान करो, वैज्ञानिकों का सम्मान करो, हमारे देश में जो पर्यावरण है उसका सम्मान करो, पर्यावरण को बचाओ, देश की स्वतंत्रता, देश की एकता अखंडता को बनाए रखो, हिंसा ना करो, मिलजुल के रहो, जातिवाद धर्मवाद ये सब मत करो, सभी के साथ मिलजुल कर रहो। ये हमारे क्या है भाई, ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं कि सभी नागरिकों को ये मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं और इसका भैया हमें क्या करना भाई मेरे पालन करना है। और मौलिक कर्तव्य भी आपके एग्जाम में भाई मेरे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर भैया 7 क्या रहेगा भाई मेरे, विधायिका।
विधायिका यानी संसद। जैसे अगर आप देखोगे तो भारत में जो भैया विधायिका यानी जो संसद है, संसद में भाई मेरे 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो संसद में अगर आप देखो तो भैया लोकसभा, फिर होती भाई मेरे राज्यसभा, और फिर होता राष्ट्रपति। देखो संसद में अगर कोई कानून पास होता है, जैसे लोकसभा में कोई कानून पास हो गया, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास होने के बाद कोई जो कानून राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति भाई मेरे अगर साइन कर दिया तो भाई वो कानून बन जाएगा। तो संघीय विधायिका जो होती है, देखो लोकसभा के जो लोग होते हैं ना, उनका डायरेक्ट चुनाव होता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनाव होता है, और 5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव होता है। अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, और लोकसभा जो होती है उसी से सरकार का चुना जाता है। भाई लोकसभा में जो पार्टी जीतती है उसी की सरकार बनती है। राज्यसभा क्या है, जो हमारे अलग अलग जो राज्य हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, ये जो राज्य होते हैं, राज्यों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उसको राज्यसभा बोलते हैं। राज्यों से जो लोग चुन करके जाते हैं राज्य की विधानसभा से, उसको राज्यसभा बोलते हैं। कोई भी कानून अगर लोकसभा में आया, फिर लोकसभा में जब कानून पास हो जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा के पास भैया कानून बन के राष्ट्रपति जब साइन कर देता है ना, तो वो जो बिल होता कानून बन जाता है, तो राष्ट्रपति होता है। यानी ये हमारी संघीय विधायिका है। लोकसभा भैया मेरे कोई भी कानून को पास कर सकती है, कोई भी कानून लोकसभा राज्यसभा बना सकती, संसद बना सकती है, लेकिन संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान का उल्लंघन करता हो। ठीक है, अगर कोई कानून अगर संसद ने बना दिया जो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायपालिका उसको शून्य कर देगी। ठीक है, अगला क्या होता है भैया, पीठासीन अधिकारी। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, उसको बोलते भैया मेरे पीठासीन अधिकारी। देखा होगा आप लोगों ने ना कि लोकसभा में टोटल 543 मेंबर है। लोकसभा में कितने सांसद होते हैं, 543। इन 543 में से एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है भाई मेरा, लोकसभा की जो कार्रवाई होती है उसको चलाता है। बोलता है ना कि अब तुमको बोलना, तुम बैठ जाओ। देखा भी होगा आप सबने जब लोकसभा चलती होगी, तो अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है भाई मेरे, ओम बिरला। अभी प्रेजेंट टाइम में जो लोकसभा के अध्यक्ष कौन हमारे यहाँ पर भाई मेरे, ओम बिरला। और लोकसभा अध्यक्ष को बहुत सारी शक्तियां होती हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति लोकसभा में ज्यादा बोल रहा है, बातें नहीं मार रहा है, तो उसको बाहर निकाल सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष किसी भी सांसद पर मुकदमा, यानी किसी भी सांसद को बाहर निकलवा सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष किसी भी सांसद को लोकसभा से बाहर कर सकता है, या कुछ दिन के लिए प्रतिबंध लगा सकता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है, किसी भी सांसद अगर अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो उसकी सांसदी को भंग कर सकता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो पूरी लोकसभा की कार्रवाई को वही चलाता है जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष है उसको भैया बोलते हैं सभापति, और जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, अगला भैया धन विधेयक क्या है, जिस विधेयक या जिस कानून में पैसे को लेकर के बात की जाती है, या जिस कानून में पैसे को लेकर के बात की गई या टैक्स लगा, उसको धन विधेयक बोलते हैं। कोई भी जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा में सबसे पहले पास होता है, और राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को रोक नहीं सकती है। 14 दिन तक राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है। 14 दिन के बाद कोई भी धन विधेयक ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। यही भाई मेरे धन विधेयक। धन विधेयक का मतलब है यानी ऐसा कोई बिल, ऐसा कोई कानून जिसमें टैक्स लगाया गया हो, टैक्स घटाया गया हो, यानी कर को लेकर के और पैसे को लेकर के जो कानून बनते हैं उसी को धन विधेयक बोलते हैं। धन विधेयक लोकसभा में जब पास हो जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा में चाहे धन विधेयक पास हो ना हो, लेकिन 14 दिन के बाद राज्यसभा में धन विधेयक ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, और फिर राष्ट्रपति साइन कर देगा और बाकायदा वो कानून बन जाता है। ठीक है, तो यही है भाई मेरे विधायिका, और आपसे एग्जाम में विधायिका को लेकर के क्वेश्चन पूछे जा सकते। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भाई मेरे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहेगा, कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब समझते हो, जिसे भारतीय राष्ट्रपति की योग्यता क्या है। भाई अगर किसी को भारत का राष्ट्रपति बनना तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, और कम से कम वो 35 साल की उसकी आयु पूरी हो। ठीक है, अगर किसी को भारत को राष्ट्रपति बनना, कम से कम उसको 50 सांसदों ने, कह सकते भैया, उसको साइन करके राष्ट्रपति बनने के लिए नॉमिनेशन करवाया हो। राष्ट्रपति का, भारत का जो राष्ट्रपति बनता है ना, वो खास तौर से भाई वो संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखा हो। ये सारी बातें अगर है तो आप भारत का राष्ट्रपति बन सकते हैं। कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए भैया भारत का राष्ट्रपति बनने में। भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वोट करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का जो समय काल होता है भाई 5 साल का होता है।
भारत में राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है और राष्ट्रपति को हटाना इतना आसान नहीं है। लोकसभा राज्यसभा जब बिल पास कर देंगी तभी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लोकसभा राज्यसभा जब 2/3 बहुमत से किसी बिल को पास कर दें तभी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है भाई? राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां होती हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जैसे देश में इमरजेंसी लगा सकता है, किसी देश में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो होता तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है और भारत में राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कौन करता भैया? प्रधानमंत्री करता है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कहते हैं भाई लोकसभा का अध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद है, जो कैबिनेट होती है, जो उसके मंत्री संत्री होते हैं, इसी को भैया हम लोग भैया बोलते हैं कार्यपालिका। जैसे प्रधानमंत्री आज भाई नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री क्या करता है? प्रधानमंत्री कह सकते हैं एक प्रकार से भाई सरकार का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री क्या करता है? मंत्रियों के विभाग और बताता है। प्रधानमंत्री क्या करता है? राष्ट्रपति का सलाहकार होता है। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री ही कह सकते हैं लोकसभा का एक प्रकार से लोकसभा के प्रति उसकी जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री क्या करता है? अपने मंत्रियों को दिशा निर्देश देता है, मंत्रियों को पदभार देता है, मंत्रियों को उनके काम बताता है। प्रधानमंत्री क्या करता है? यानी अपने कह सकते कार्यपालिका की समस्त जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व भी होता है, ठीक है। ये भैया प्रधानमंत्री को लेकर के सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन थे भाई मेरे कार्यपालिका को लेकर के। अगर इसमें आएगा तो आपको यही बताना जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखिएगा हमारा भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहेगा? न्यायपालिका यानी न्यायालय। भारत में अगर मैं न्यायपालिका की बात करूँ, भारत में 3 प्रकार की भाई न्यायपालिका है। एक तो सबसे पहले होता भाई हमारा सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। दूसरा होता है हाई कोर्ट, और एक होता भैया जिला अदालत या जिला न्यायालय। 3 प्रकार के कोर्ट होते हैं। सबसे पहले जिला न्यायालय होता है, फिर हाई कोर्ट होता है और फिर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, ठीक है। और जो हाई कोर्ट होता है, हर राज्य का अलग अलग हाई कोर्ट होता है, और जो हर जिले में जिला अदालत या जिला न्यायालय होता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को ही हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का भाई अगर किसी को जज बनना है या मुख्य न्यायाधीश बनना है तो इसके लिए कम से कम आपको 62 वर्ष की आयु के बाद ही कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का क्या बन सकता भाई मेरे? 62 वर्ष की आयु तक कोई व्यक्ति भैया सुप्रीम कोर्ट का जज रह सकता है, ये बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसका कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज को वेतन मिलता है वो खास तौर से अगर आप जज के वेतन की बात करो तो भारत की जो संचित निधि है उससे मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको बहुत सारे अधिकार भी मिलते हैं। देखो जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, वो 2 राज्यों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा होता है उसका निपटारा करता है। जो सुप्रीम कोर्ट है किन मामलों की सुनवाई करता है? हाई कोर्ट से अगर कोई मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको सुनवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट अपीलीय अधिकार, जैसे सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी ने अपील कर रखी है तो उसकी सुनवाई करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों को लेकर के अगर कानून आता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय राज्य और यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार में अगर कोई मामला तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करता है। तो भाई ये क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, यानी सर्वोच्च न्यायालय किन किन कानूनों की सुनवाई करता है, ठीक है। 2 राज्यों में पानी को लेकर के विवाद है, 2 राज्यों में भूमि को लेकर के विवाद है, केंद्र और राज्य सरकार में झगड़ा है, ठीक है। या कोई कह सकते कि भाई मेरे मौलिक अधिकारों को लेकर के कानून आ गया, मौलिक अधिकार को लेकर के मुकदमा आ गया है, या हाई कोर्ट से अगर कोई मुकदमा आ गया है तो इन सारे मुकदमों की सुनवाई कौन करता भारत में भाई मेरे? सर्वोच्च न्यायालय करता। उच्च न्यायालय क्या है? उच्च न्यायालय को हम लोग भाई बोलते हैं भाई मेरे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है ना, हर राज्य का अपना अलग अलग हाई कोर्ट है। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट है, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट है, ठीक है, कोलकाता हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट हर राज्य का अलग अलग हाई कोर्ट होता है जो उस राज्य के सारे बड़े मुकदमों की क्या करता है भाई? सुनवाई करता है, ठीक है। हाई कोर्ट की अगर बात करें तो हाई कोर्ट की जो संरचना होती है वो लगभग सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा नीचे होती है, ठीक है। तो हाई कोर्ट क्या करता है? हाई कोर्ट में जो भी मामले आते हैं उनकी सुनवाई करता है। जिला अदालत अगर कोई मामला हाई कोर्ट में सुनवाई करता है। राज्य में अगर कोई बात हो गई तो उसकी सुनवाई करता है। हाई कोर्ट जो है 2 राज्यों के लड़ाई झगड़ों को लेकर के भी हाई कोर्ट सुनवाई करता है।
हाई कोर्ट अगर आप देखेंगे तो मौलिक अधिकारों को लेकर के भी हाई कोर्ट सुनवाई कर सकता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट के क्या है भाई, एक क्षेत्राधिकार। देखो जब पूछे उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूछे या सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूछे, इसका सिंपल सा मतलब होता है भैया कि सर्वोच्च न्यायालय किन किन मुकदमों की सुनवाई कर सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से मुकदमे जाते, मैंने आपको बता दिया। जैसे पूछ ले कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बताओ, क्षेत्राधिकार का मतलब होता भाई मेरे कि उच्च न्यायालय जो है वो कौन कौन से यानी कौन कौन से मुकदमे की सुनवाई कर सकता है, इसी को बोलते भाई मेरे क्षेत्राधिकार। और खास तौर से जो न्यायपालिका है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट हो सकता है, न्यायपालिका का क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 10वां क्या रहेगा, शक्तियों का विभाजन। देखो एक चीज बता दूं कि भाई मेरे आप सबको पता होगा कि हमारे देश में 2 सरकारें होती है ना, एक तो भैया मेरे केंद्र सरकार होती है और एक क्या होती है भाई मेरे राज्य सरकार होती है। केंद्र सरकार में अगर आप देखो जैसे मोदी सरकार है ना, केंद्र सरकार क्या जैसे मोदी की सरकार है, ठीक है। उसी प्रकार से जो राज्य की सरकार है, जैसे हरियाणा की सरकार है, पंजाब की सरकार है, राजस्थान की सरकार है, हिमाचल की सरकार है, ठीक है, ये राज्य सरकार। तो भारतीय संविधान में केंद्र सरकार को जो शक्तियां दी जाती हैं, यानी केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में भारतीय संविधान में भैया शक्तियों का बंटवारा कर दिया है। राज्य जो केंद्र सरकार है वो अलग चीजों पर कानून बनाती है और राज्य सरकार अलग चीजों पर कानून बनती है। भारतीय संविधान में अगर आप देखोगे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में भैया क्या कर दिया गया, शक्तियां बांट दी गई। देखो अगर देखो जो केंद्र सरकार है वो विदेशी मामलों पर कानून बनाती है, जो केंद्र सरकार है वो सेना पर कानून बनाती है, केंद्र सरकार कह सकते भैया मेरे जो हवाई जहाज होते हैं इस पर कानून बनाती है, जो केंद्र सरकार है रेलवे पर कानून बनाती है, केंद्र सरकार जो डाक विभाग होता है इस पर कानून बनाती है, केंद्र सरकार कह सकते जो सीआरपीएफ होती है इस पर कानून बनाती है, केंद्र सरकार कह सकते कि एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो जो विदेश नीति होती है उस पर कानून आती है। इन सभी पर कानून कौन बनाता है भाई मेरे, केंद्र सरकार बनाती है। अब राज्य सरकार किस पर कानून बना, राज्य सरकार भैया शिक्षा पर कानून बनाती है, राज्य सरकार खेती पर कानून बनाती है, राज्य सरकार विवाह और तलाक पर कानून बनाती है, राज्य सरकार पुलिस पर कानून बनाती है, राज्य सरकार राज्य से संबंधित जो मामले उन पर कानून बनाती है। तो यानी क्या है कि भारतीय संविधान में राज्य सरकार किस पर कानून बनाएगी और केंद्र सरकार किस पर कानून बनाएगी। इस प्रकार से अगर आप लोग देखोगे तो भारतीय संविधान में बाकायदा शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। और देखो अगर बात करूं जो संघ सूची होती है, एक होता भैया संघ सूची, यानी संघ सूची यानी एक ऐसी सूची है जिसमें बहुत सारे विषय हैं। संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है भैया। संघ सूची जो है उसमें जो विषय दिए गए हैं उस पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी। जो राज्य सूची है उस पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है। और जो समवर्ती सूची होती है उस पर राज्य और केंद्र दोनों सरकारें मिलकर के कानून बना सकते हैं, इसी को कहा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों को, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊंगा भाई मेरे कि संघ सूची क्या है। संघ सूची मतलब होता है, संघ सूची उसको बोलते हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। यानी जैसे हमारे देश में केंद्र सरकार कौन है भैया, मोदी सरकार। यानी मोदी की सरकार जो है वो संघ सूची में जो विषय है उस पर कानून बना सकती है। जैसे संघ सूची में कुल 97 विषय हैं, कितने 97 ऐसे सब्जेक्ट हैं, टॉपिक हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और केंद्र सरकार किस पर कानून बना सकती है, अब सुनिएगा, रक्षा पर, सेना पर, गोला बारूद पर, परमाणु ऊर्जा पर, विदेशी मामले पर, युद्ध पर, नागरिकता पर, रेलवे पर, जहाज पनडुब्बी पर, वायुयान पर, टेलीफोन डाक पर, वायरलेस पर, मुद्रा पर, विदेशी व्यापार पर, बैंकिंग पर, जीवन बीमा पर, उद्योगों पर, ठीक है, तेल संसाधनों पर, खनिजों पर, चुनाव पर, सर्वोच्च न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, इस पर कानून कौन बनाएगा भाई, केंद्र सरकार कानून। संघ सूची में जो विषय होते हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं, टोटल 97 विषय हैं। और इस पर कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाती है। केंद्र सरकार यानी जैसे मोदी सरकार भैया संघ सूची के जो विषय हैं, जैसे रक्षा पर, सेना पर, गोला बारूद पर, विदेशी मामलों पर, नागरिकता पर, रेलवे पर, विदेशी व्यापार पर, जीवन बीमा पर, बैंकिंग पर, इस पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार कानून बनाती है। यानी अगर आप देखेंगे तो भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन कर दिया भाई, केंद्र सरकार
अलग कानून बनाएगी अलग अलग विषयों पर, और राज्य सरकारें अलग कानून बनाएगी। जैसे भाई मान लो एक आदमी के दो बेटे हैं, जैसे मान लो एक आदमी है उसके दो बेटे थे और दोनों बेटों को अलग अलग संपत्ति दे दी है। जैसे मान लो अगर आप देखो भैया, अगर किसी आदमी का दो लड़का होता ना तो संपत्ति का बंटवारा करना पड़ता ना, फलाने को मिलेगा, फलाने को मिलेगा, तुमको ये खेत मिलेगा, तुमको। उसी प्रकार से भाई मेरे कह सकते हो कि भारतीय संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्तियां बांट दी गई। केंद्र सरकार अलग चीजों पर कानून बनाती है और राज्य सरकार अलग चीजों पर कानून। तो संघ सूची के विषय पर कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार बनाती है। अगला देखिएगा राज्य सूची। राज्य सूची में कितने विषय हैं जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है? जिसे राज्य सूची में टोटल 66 विषय हैं। राज्य सरकार भैया किस पर कानून बनाती है? जैसे जेल पर, पुलिस पर, शिक्षा पर, स्वच्छता पर, कृषि पर, पशुपालन पर, सिंचाई पर, जंगल पर, मछली पालन पर, भू राजस्व पर, कृषि आयकर पर, भूमि और मकान पर, संपत्ति कर पर, विद्युत कर पे, वाहन कर पे, इन सभी पर कानून कौन बनता भैया? राज्य सरकार। राज्य सरकार मींस जैसे हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार, ठीक है, या यूपी सरकार, बिहार सरकार, ये जो राज्य की सरकारें हैं इन कुल 66 विषयों पर कानून बना सकती हैं। ठीक है, अगला होता है भाई मेरे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या है? यानी ऐसे विषय जिस पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं भाई मेरे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मीन्स होता है कि ऐसे विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और भाई मान लो केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया, राज्य सरकार ने भी कानून बना दिया और दोनों कानून लड़ गए आपस में, तो किसका माना जाएगा भैया? केंद्र सरकार का माना जाएगा। केंद्र सरकार बड़ी है ना, तो उसका माना जाएगा। समवर्ती सूची में ऐसे यानी ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिस पर केंद्र भी कानून बना देता है और राज्य सरकारें भी कानून बना सकती हैं? तो कुल 47 ऐसे विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना, उसी को समवर्ती सूची बोलते हैं। जैसे विवाह और तलाक पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, कृषि भूमि पर, ठेकेदारी पर, ठीक है, या कह सकते कि ट्रस्ट पर, न्यायालय की अवमानना पर, यूनियन पर, श्रमिक कल्याण पर, बिजली पर, अखबार पर, किताबों पर, स्टैंप शुल्क पर, कह सकते इस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते। समवर्ती सूची उसको बोला जाता है। जिसे शिक्षा पर, कृषि पर कह सकते भाई मेरे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची वह होती है जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बना सकती हैं। कुल 47 ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। इसी को भाई मेरे बोला जाता है शक्तियों का विभाजन। यानी केंद्र और राज्य सरकार में क्या कर दिया गया है? अलग अलग शक्तियां बांट दी गई कि भाई राज्य सरकार अलग अलग चीजों पर कानून बनाएगी और केंद्र सरकार जो है अलग विषयों पर कानून बनाएगी। यही भैया भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन। जैसे किसी के दो बेटे हों तो बाप अपनी शक्तियों का और अपनी जायदाद को बांट देता है, उसी तरह भैया भारतीय संविधान में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। उस केंद्र और राज्य सरकार के आधार पर जो शक्तियां हैं उनको भी बांट दिया गया। अलग अलग शक्तियां, अलग अलग पावर दोनों में केंद्र और राज्य को अलग अलग प्रदान कर दी गई हैं। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर बताता हूं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर है भाई मेरे क्या है? आपातकालीन प्रावधान। जैसे आपातकाल कितने प्रकार का? भाई भारत में भैया 3 प्रकार का इमरजेंसी लग सकती है आपातकाल। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल 1952 इसको बोलते हैं। फिर राज्य आपातकाल, जैसे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता ना, उसको बोलते हैं भैया राष्ट्रीय राज्य आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल, यानी अगर भारत में अगर कोई वित्तीय संकट आ गया, पैसे को लेकर के समस्या आ गई, उसको बोलते हैं भैया वित्तीय आपातकाल। तो भारत का जो राष्ट्रपति है 3 प्रकार की इमरजेंसी लगा सकता है। जैसे अगर मैं राष्ट्रीय आपातकाल की बात करूं तो भारत में अगर आप देखोगे 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1971 में देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा। भाई मेरे जब 1971 की लड़ाई हो रही थी तब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था अनुच्छेद 1952 के तहत। भारत पाकिस्तान का आप सबको पता भाई 1971 में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी ना पाकिस्तान के खिलाफ, तब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लगा। और अगर आप देखोगे जब 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ तब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा 1962 में। और खास तौर से 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी यानी आपातकाल को लगाया था। वह भी एक प्रकार का कह सकते भाई मेरे राष्ट्रीय आपातकाल था। और अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल भारत के राष्ट्रपति ने
इंदिरा गांधी ने भैया 1977 में आपातकाल, ऐसा नहीं कि 1977 में ही आपातकाल लगा, उससे पहले भी आपातकाल लग चुका है। 1971 की लड़ाई में और 1962 की लड़ाई में कह सकते भारत में आपातकाल लग चुका है। अगला होता भाई मेरे राज्य आपातकाल। देखो आप सबने सुना गया कि फलाने राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। देखो किसी राज्य में, देखो आप सबको जैसे भाई केंद्र सरकार है उसी प्रकार से राज्य सरकार होती है। अगर किसी राज्य में संविधान के अनुसार राज्य का शासन नहीं चल रहा है तो राज्य का जो राज्यपाल होगा वो राष्ट्रपति को संदेश देगा, भाई भैया हमारे राज्य में संविधान के अनुसार राज्य सरकार नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगा। उस राज्य के लिए जो कानून कौन बनाएगा, देश की संसद कानून बनाना शुरू कर देती है। इसी को बोलते हैं भैया राज्य राज्यपाल। राज्य राज्यपाल यानी जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, जब किसी राज्य में सरकार नहीं बन पाती तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, किसी देश की अगर राज्य सरकार नहीं है या राज्य सरकार पर यह आरोप लग गया कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा और राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगा। अगला होता भैया वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। वित्तीय आपातकाल क्या भैया, जब देश में ऐसा हो कि भैया देश में पैसा खत्म हो गया है, देश में एक प्रकार से अव्यवस्था फैल गई है, यानी देश में जब आर्थिक संकट आ जाए, जब देश में अगर कोई आर्थिक संकट आ गया तब वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है अनुच्छेद 360 के तहत। आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, यानी भारत की इतनी स्थिति कभी खराब नहीं कि भारत में यानी इकोनॉमिकल इमरजेंसी लग जाए। ठीक है, जब भैया पैसा खत्म हो जाए, सबके पास अफरा तफरी मच जाए, लोग एक दूसरे से पैसा छीना झपटी करने लगे और देश में पैसा खत्म हो जाए सरकार के पास, उसको भैया वित्तीय आपातकाल बोलते हैं। और भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो ये आपातकाल के भैया प्रकार हैं, 3 प्रकार का क्या होता है भाई मेरे, ये आपातकाल होता है। ठीक है, और इससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है मेरे, अगला देखिएगा नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 12वां क्या रहेगा, 5वीं एवं 6ठी अनुसूची क्या है। देखो 5वीं अनुसूची क्या है, जो भारतीय संविधान में जो भाई मेरे 5वीं अनुसूची है वो देश के अन्य राज्यों के जनजातीय जो क्षेत्र उनके बारे में बात करती हैं। 5वीं अनुसूची में जो आदिवासी इलाके हैं उन इलाकों के बारे में भाई बात करती है 5वीं अनुसूची। जैसे जो भारतीय संविधान में जो 5वीं अनुसूची है, जैसे वो जनजातीय इलाके आदिवासी इलाके की बात करती है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करती है। पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़ करके सभी राज्यों को अनुसूचित क्षेत्र में आते, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनको छोड़ करके सभी राज्य अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। अरे जो खास भाई भारतीय संविधान में अगर आप देखोगे जो 5वीं अनुसूची है, ठीक है, अगर मैं 5वीं अनुसूची की अगर बात करूं तो 5वीं अनुसूची एक प्रकार से अनुच्छेद 300, जो 5वीं अनुसूची है भाई मेरे, अनुच्छेद 244 में के अंतर्गत है। भारत के अन्य राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों में बताती है। 5वीं अनुसूची कहते भारत के कई सारे जो क्षेत्र हैं ना, अनुसूचित क्षेत्र हैं। कौन कौन से, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये क्या है, भारत के अनुसूचित राज्य हैं। अनुसूचित क्षेत्र कौन कौन से हैं, राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाते हैं। राज्यपाल क्या है, राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष शक्तियां दी जाती हैं। जो अनुसूचित क्षेत्र हैं जनजातीय कल्याण के लिए यहां पर राज्यपाल इसका गठन करता है। कानून में संशोधन करके राज्यपाल केंद्र और राज्य के किसी भी कानून में अनुसूचित क्षेत्र में लागू करके कर सकता है। एक खास से जो 5वीं अनुसूची है ये मध्य प्रदेश के लिए है, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात के लिए बनाई गई है। जो भैया मेरे जो 6ठी अनुसूची है, छठी अनुसूची अनुच्छेद 244 के भाग 2 में है और ये भाग 1 में थी। ठीक है, जो 6ठी अनुसूची है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) में है। खास तौर से जो 6ठी अनुसूची है पूर्वोत्तर राज्यों की बात करती है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को लेकर के विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसमें असम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में विशेष प्रावधान है। जैसे
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को प्रत्येक जनजातीय क्षेत्र में बांटा गया है और इन राज्यों के लिए परिषदें की कानून बना सकती हैं। यानी इन राज्यों में भूमि, जनजातीय रीति रिवाज, समाज, जल आदि की बात की गई है। यहाँ पर न्यायिक शक्तियां दी गई, परिषदें अपने न्यायालय चला सकती हैं। कर लगाने की शक्ति, यहाँ की जो परिषदें हैं अपने कर भी लगा सकती हैं, कर को लेकर के। जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है, 5वीं अनुसूची मध्य भारत की जनजातीय इलाके की बात करती है और 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत में जो जनजातीय इलाके हैं। 5वीं अनुसूची राज्यपाल को विशेष अधिकार देती है। 6ठी अनुसूची जिला परिषदों को अधिकार देती है। जो 5वीं अनुसूची है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के तहत आती है और जो 6ठी अनुसूची है ऑटोमेशन डिस्ट्रिक्ट रीजनल काउंसिल के आती है। जो 5वीं अनुसूची है प्रशासनिक नियंत्रण करती है और 6ठी अनुसूची आत्मशासन को अधिकार करती है। ठीक है, तो भारत में जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है इसको लेकर के भाई मेरे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मुझे लगता कि भाई मेरे जो 5th अनुसूची है, जो 6ठी अनुसूची है, इसको लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और पक्का है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर है भाई मेरे बिल्कुल आखिरी चैप्टर क्या रहेगा, स्थानीय स्वशासन। यानी भारत में 73वें संविधान संशोधन के तहत जो भारत में भैया पंचायती राज व्यवस्था यानी गांव में पंचायतों की स्थापना की गई है और 74वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत शहरों में नगर निगम और नगर पालिका की स्थापना की गई है। तो शहरों में नगर निगम नगर पालिका की स्थापना की गई है 74वें संविधान संशोधन में और 73वें संविधान संशोधन में भारत के गांव में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। जैसे 73वें संविधान संशोधन गांव में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद की बात की गई है और शहरों में अगर आप देखोगे नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के गठन की बात की गई है खास से। इसी को हम लोग हमारे यहाँ बोलते भाई स्थानीय स्वशासन। ठीक है, ग्राम पंचायत का जो गठन किया गया 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में भारत में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है भाई मेरे। ठीक है, सभी राज्य की जिसकी जनसंख्या 20 लाख के ऊपर है वहां पर 3 प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। जैसे ग्राम पंचायत गांव के स्तर पर, पंचायत समिति खंड स्तर पर और मध्य स्तर पर जिला परिषद यानी जिला परिषद जिला स्तर पर होगी। प्रत्येक यानी जो पंचायतें होंगी प्रत्येक 5 वर्ष के लिए पंचायत का चुनाव करवाना पड़ता है। 5 साल के बाद पंचायत का चुनाव होगा। सभी स्तरों पर पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए भैया आरक्षण है। पंचायतों में अगर आप देखोगे राज्य वित्त आयोग के तहत सिफारिश की जाती है एक जिले की योजना समिति का गठन करना ताकि ड्राफ्ट तैयार करें। 73वां संविधान संशोधन में जो पंचायतें हैं उनको स्थानीय स्वशासन, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को लेकर के बात की गई है। खासतौर से जो पंचायतें हैं भारत में जो पंचायत है कुल 29 विषय पर कानून बना सकते हैं। जैसे जो पंचायत है वो कृषि पर, भूमि पर, सिंचाई पर, ग्रामीण ढांचे पर, गरीबी पर, महिला बाल अधिकार पर, कमजोर वर्ग के कल्याण पर और माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा पर कोई भी पंचायत क्या कर सकती भाई मेरे कानून बना सकती। पंचायतें कुल 29 विषयों पर भैया पंचायत भी कानून बना सकती है। भारत में जो पंचायतें हैं उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण भी दिया गया है। अगर आप देखो पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को, भारत की पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण भी प्रदान किया गया भाई मेरे। महिलाओं को 33% आरक्षण भी दिया गया है। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था वो भी भैया 1973 यानी 73वां संविधान संशोधन उत्तर प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। पंचायत में सबसे पहले जैसे भाई गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत होती है। जो ग्राम पंचायत होती है 29 विषय पर कानून बना सकती है। हर गांव में एक पंचायत होगी और पंचायत का जो मुखिया होता है उसको प्रधान या सरपंच के नाम से जाना जाएगा भाई मेरे। जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत के बाद अगला कौन से भैया क्षेत्र पंचायत। ब्लॉक स्तर पर यानी ब्लॉक स्तर पर के भैया क्षेत्र पंचायत होती है। क्षेत्र पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है जिसमें अगला होता है भैया जिला पंचायत। क्षेत्र पंचायत की तरह ही जिले में जिला पंचायत का क्या है भाई मेरे गठन किया जाता है। ठीक है, और जो जिला पंचायत है ये जिले के स्तर पर होती है जिला पंचायत। अगला हम लोग बात करेंगे भाई 74वां संविधान संशोधन।
शहरों में, भाई शहरों में अगर आप देखोगे, शहरों में स्थानीय सरकारों के लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। शहरों में कह सकते भैया नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का गठन किया गया है। जो खासतौर से नगर निगम, जो नगर पालिका 18 विषयों पर कानून, 74वां संविधान संशोधन में शहरों में नगर निगम और नगर पालिका का गठन किया गया है। जो खासतौर से जो नगर निगम, नगर पालिका केवल 18 विषयों पर कानून बना सकती हैं, जैसे शहरी योजना पर नगर निगम, नगर पालिका कानून बना सकती है, भूमि उपयोग पर नगर निगम, नगर पालिका कानून बना सकती है, सामाजिक आर्थिक विकास पर नगर निगम, नगर पालिका कानून बना सकती है, सड़क और पुलियों पर नगर निगम, नगर पालिका कानून बना सकती है, व्यावसायिक और औद्योगिक जलापूर्ति पर कानून बना सकती है, जन स्वास्थ्य और सफाई पर कानून बना सकती है, अग्निशामक सेवाओं पर, शहरी वृक्षारोपण, पर्यावरण पर, पार्कों पर, गंदी बस्तियों पर, गरीबी उन्मूलन पर, ठीक है, शहरों में सुविधाओं को लेकर के, खेलकूद के लेकर के, गार्डन को लेकर के, सांस्कृतिक और शैक्षणिक पहलुओं को लेकर के, शमशान घाट, विद्युत शवदहन, कब्रिस्तान के निर्माण को लेकर के भैया नगर निगम, नगर पालिका कानून बना सकती है। ठीक है, शराब और ठेके खुलेंगे नहीं, इसको लेकर के कानून बना सकती है। नगर निगम, नगर पालिका है जो भाई मेरे सड़कों पर स्ट्रीट लाइट, पार्किंग व्यवस्था, बस स्टॉप, इसको लेकर के कानून बना सकती है। जन्म और मृत्यु दर के पंजीकरण को लेकर के कानून बना सकती है। पशुओं को पीने योग्य पानी को लेकर के नगर निगम, नगर पंचायत क्या भाई मेरे कानून बना सकती है। विद्यालय यानी वैद्यालय और चर्म शोधनशालाओं को लेकर के नगर निगम, नगर पालिका क्या कर सकती है भाई मेरे कानून बना सकते हैं। नगर निगम जो नगर पालिका, इसका चुनाव भी 5 वर्ष के लिए किया जाता है। नगर निगम में भाई मेरे नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको मेयर बोला जाता है और जनता के द्वारा डायरेक्ट मेयर का चुनाव किया जाता है और मेयर का चुनाव भाई मेरे हर 5 साल के बाद किया जाता है। नगर निगम जो है, नगर निगम बड़े शहरों में नगर निगम होता है, जबकि जो छोटे शहर होते हैं उसमें नगर पालिका का गठन यहाँ पर किया जाता है। और नगर निगम जो नगर पालिका है वो शहरों के विकास के लिए काम करते हैं। जिस प्रकार से गांव में नगर पंचायतें काम करती हैं विकास को लेकर के, उसी प्रकार से नगरों और शहरों में नगर निगम या नगर पालिका विकास को लेकर के भाई मेरे काम करती हैं। नगर निगम क्या है? नगर निगम भाई कर का कलेक्शन करता है, कर राजस्व को लेकर के नगर निगम काम करता है। नगर निगम संपत्ति कर, जल कर लगाता, टैक्स लगाता है। नगर निगम जल निकासी को लेकर के काम करता है। नगर निगम व्यवसाय पर कर लगाता है। नगर निगम वाहनों पर कर लगाता है। नगर निगम जो भाई चुंगी कर लगाता है, देखा होगा ना कि जब हम लोग गाड़ियों को लेकर के जाते हैं टूल टैक्स लगता है, नगर निगम भैया चुंगी कर या टूल टैक्स भी नगर निगम लगाता है। नगर निगम गैर राजस्व कर, यानी नगर निगम के जरिए कई बार भैया पार्किंग पर, खेलों पर और स्विमिंग पूल पर भी नगर निगम, नगर पालिका टैक्स लगा सकते हैं। अनुदान सहायता पर, जैसे आपको कोई सहायता मिली, जैसे शिक्षा सहायता, जन स्वास्थ्य सहायता, इस पर भी नगर निगम, सड़क मरम्मत, इन सब चीजों पर नगर निगम, नगर पालिका टैक्स लगा सकती है। उधार और ऋण पर भैया शहर में जो उधार ऋण लिए जा रहे हैं उस पर भी नगर निगम, नगर पालिका क्या कर सकती है? टैक्स लगा सकती है। अगर हम बात करेंगे जीएसटी और माल को लेकर के, इसका भी कलेक्शन नगर निगम और नगर पालिका कर सकती है। अगर हम लोग बात करें तो यानी शहरों में नगर निगम और नगर पालिका का कह सकते हैं भाई मेरे गठन किया गया है। बड़े शहरों में भैया होते हैं नगर निगम और छोटे शहरों में अगर आप देखोगे तो नगर पालिका हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है।